इस वक्त आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का 2020 जनमत 2020। जी हां, जिस तरह से लगातार सियासी सरगर्मियां लगातार तेज थी, उसके बाद जो है काउंटिंग के बाद लगातार आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। परत दर परत धीरे धीरे जो है तस्वीर सामने आती दिखाई दे रही है कि आखिर जीत किसके खाते में जा रही है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो अब तक 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। कमल यहां पर फिलहाल खिलता दिखाई दे रहा है और बाकी बची 7 सीट जो है कांग्रेस के खाते में दिखाई दे रही है और एक सीट पर हाथी दौड़ता नजर आ रहा है। अभी तक फिलहाल स्थिति जो है साफ नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह के रुझान निकलकर सामने आ रहा है वो ये तस्वीर धीरे धीरे साफ करते दिखाई दे रहा है। चर्चा आगे बढ़ाएंगे, मेरे दो सहयोगी मेरे साथ है अविनाश ठाकुर और राजेश सक्सेना, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैदानता विधानसभा सीट को लेकर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी प्रत्याशी नारायण पटेल की जीत हो गई है। 5 सीटों के आंकड़े निकलकर सामने आ चुके हैं, उनके परिणाम यहां पर घोषित हो चुके हैं। मैदानता सीट को लेकर बात करें तो 22,581 मतों से बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा बदनावर विधानसभा सीट को लेकर बात करें तो यहां पर भी कमल खिलता दिखाई दिया है। राजवर्धन सिंह दत्ती गांव की जीत यहां पर सामने आई है। 28,582 वोटों से जीत दर्ज की है राजवर्धन सिंह दत्ती गांव ने। सुवासरा विधानसभा से यह भी काफी चर्चित सीट रही है और यहां पर भी बीजेपी का कमल खिलता दिखाई दिया है। बीजेपी प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग की जीत यहां पर हुई है। सुवासरा सीट पर बीजेपी की जीत हुई है। और इसके अलावा सांची विधानसभा सीट को लेकर बात की जाए तो बीजेपी प्रत्याशी प्रभुराम चौधरी ने भी यहां पर जीत का परचम लहराया। जी हां, बीजेपी की यहां पर भी जीत दर्ज हुई है और कांग्रेस प्रत्याशी मदन चौधरी को प्रभुराम चौधरी ने हराया है। इसके अलावा बमोरी विधानसभा सीट पर बात की जाए तो बीजेपी की यहां पर भी जीत हुई है, कमल यहां पर भी खिला है। बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सिंह सिसोदिया ने जीत का परचम यहां पर लहराया है। कांग्रेस के कन्हैयालाल अग्रवाल को यहां पर जो है हार का सामना करना पड़ा है। तो 5 सीटों पर अब तक जो 28 विधानसभा सीटों को लेकर गिनती हो रही थी तो 5 सीटों पर स्थिति पूरी तरह से साफ हो चुकी है और 5 ही जगहों पर बीजेपी का कमल खिलता दिखाई दिया है। तो राजेश जी और अविनाश ठाकुर मेरे साथ हैं, दोनों से ही चर्चा आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे इस जीत को। अविनाश जी, किस तरह देखा जाए इन 5 सीटों के जिस तरह से आंकड़े निकलकर सामने और 5 जीतों पर जो है जीत दर्ज की है बीजेपी ने? देखो कमर, सीधी सी बात है कि जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ था जीत के दावे दोनों ही प्रत्याशी कर रहे थे और बड़ा ही ऐसा माहौल था, लोग जिस तरह के कयास लगा रहे थे, राजनीतिक पंडितों के जो विश्लेषण थे उस हिसाब से कि पलड़ा कहीं भी जा सकता है, 50-50 हो सकता है। लेकिन हमेशा से ही जैसे एक कहा जाता है कि उपचुनाव जो होते हैं हमेशा सरकार के ही पक्ष में जाते हैं, तो वैसे ही जाते दिखाई दे रहे हैं और साफ मेहनत भी नजर आ रही है कि जिस तरह से पूरी ताकत बीजेपी ने झोंकी थी और जो दावे किए थे वो कहीं ना कहीं उसके फलीभूत होते दिखाई दे रहे हैं। 5 सीटों पे जीत दर्ज कर ही ली है और धीरे धीरे ये जो कई और सीटों पर भी जो आंकड़ा जो है वो उनके जो प्रतिद्वंदी है उनसे बढ़ा हुआ है। कई सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी आगे है और जो ये कहा जाता रहा कि जो कांग्रेस से टूट के आए हैं बीजेपी में उनको जनता सबक सिखाएगी या तमाम तरह की बातें हो रही थी, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। सीधे सीधे इस बार जो कसर ऐसा लगता है कि 2018 के चुनाव में जनता ने छोड़ दी थी या रह गई थी या कसक मन में रह गई थी कि बीजेपी को नकारा भी नहीं था लेकिन सीटें उनकी कम आई थी और कांग्रेस ने सरकार बना ली थी, लेकिन वो कसर लगता है ऐसा कि जनता ने पूरी की है और भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिखाई दे रहा है। राजेश जी क्या कहेंगे? बिल्कुल अविनाश, जो आप बात कर रहे हैं उसी को हम बात को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह का ये चुनाव था, भले बाई इलेक्शन था, उपचुनाव था, लेकिन जिस तरह से लड़ा गया एक आम चुनाव की तरह ये लड़ा गया और दोनों के लिए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों के लिए ये चुनाव काफी अहम और महत्वपूर्ण था। बीजेपी जहां सरकार के स्थायित्व को लेकर चुनाव लड़ रही थी, वही कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रही थी और लगातार यही कारण है कि अब से थोड़ी देर पहले तक कांग्रेस लगातार ये दावा करती आई है कि नहीं, 28 में से 28 सीटें वो जीत रही है। कई तरह के समीकरण, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप इस पूरे चुनाव में देखे गए और मुद्दे कहीं न कहीं गायब थे। तमाम तरह की विधानसभा सीटों पर मैं भी गया, तकरीबन 12 से 13 विधानसभा सीटें मैंने कवर की, लेकिन कहीं न कहीं जो शुरू से मैं बात कर रहा था, जो एनालिसिस में अपनी बात कर रहा था, अगर बीजेपी की जो तस्वीर है यानी बीजेपी 20 के आसपास दिख रही है और कांग्रेस की हालत खस्ता है, उसकी वजह यही है कमर और अविनाश जी कि जिस तरह से जनता की अगर हम बात करें, भले बीजेपी के कैंडिडेट से
जनता नाखुश हो। लेकिन अगर हम फैक्टर की बात करें तो बीजेपी के लिए तमाम सारे फैक्टर काम कर रहे थे। उससे पूछा जाता था कि जब बीजेपी का कैंडिडेट नहीं तो कौन, क्या कांग्रेस? तो वो कहता था कि नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा, शिवराज सिंह चौहान का चेहरा, ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा, या फिर बीजेपी का जो एक फिक्स वोट बैंक हो चुका है वो। तो तमाम सारे ये फैक्टर थे और यही कारण है कि इस तरह की जो तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। अपना जी राजेश जी एक बात और भी है, ये चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए अहम थे और भारतीय जनता पार्टी की मेहनत साफ नजर आ रही, लेकिन ये सबसे अहम बात जो थी ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के लिए ये बहुत बड़ी साख का सवाल ये चुनाव थे। और जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है साफ तौर पर कि उनका जो कद है ज्योतिरादित्य सिंधिया का और शिवराज सिंह चौहान का जो पार्टी में कद है वो बरकरार रहने वाला है। और उन्होंने साबित करके दिखा दिया कि आम चुनाव ही नहीं, उपचुनाव में भी यदि हम साथ मिलकर काम करें और इसी तरह से पार्टी आगे बढ़े और मुद्दों को कहां किस तरह से उठाना है और जिस तरह से उन्होंने जनता तक अपनी बात पहुंचाई, उसी का यह फल है कि आज बीजेपी जो है ज्यादातर सीटों पर जीतती दिखाई दे रही है। 5 सीटें तो उन्होंने जीत ही ली। कमर बिल्कुल अविनाश जी, और जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र आपने किया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जिक्र किया, 2018 को लेकर बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से एक नारा बुलंद हुआ था, माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज। लेकिन जब 2020 में उपचुनाव की स्थिति बनी तो ये नारा कुछ इस तरह से बदला, शिव ज्योति कमाल करके दिखाई दी। तो शायद ये शिव ज्योति जो है विजीत की जो रोशनी है, प्रकाश है, अग्रसर गति दिखाई देने लगी है। तो जिस जोड़ी को लेकर भी कई सवाल कांग्रेस ने उठाए थे और गद्दार टिकाऊ बिकाऊ इस तरह के नारे भी बुलंद किए थे। तो क्या लगता है राजेश जी, जिस तरह से टिकाऊ बिकाऊ और गद्दार को लेकर लगातार कांग्रेस जो है पुरजोर तरीके से इसको मुद्दा बनाती रही, लेकिन आज जो नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं तो ये स्थिति शायद साफ होती दिखाई दे रही कि गद्दार कौन, टिकाऊ कौन और बिकाऊ कौन, क्योंकि जनता के मन में क्या ये कोई भाप नहीं सकता है। बिल्कुल कमर, अहम बात आप कह रहे हैं। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस हर जगह यही कहती थी, जब कांग्रेस से पूछा जाता था कि मुद्दे आखिर क्या हैं, तो उन्होंने कहा मुद्दे कुछ नहीं है, लोकतंत्र बचाना मुद्दा है, प्रजातंत्र बचाना मुद्दा है, बिकाऊ टिकाऊ का मुद्दा है। और मुझे लगता है लेकिन जनता ने इस मुद्दे को सिरे से खारिज कर दिया है। और जिस तरह से अविनाश जी ने चेहरों की बात की थी, कहीं ना कहीं चेहरों का बड़ा खेल इस चुनाव में रहा और बीजेपी के तमाम चेहरे कहीं ना कहीं कसौटी पर उन्हें भी खरा उतरना था। और शायद जिस तरह से 2 चेहरों की हम लगातार बात कर रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान, वो शायद इस टेस्ट में पास हो चुके हैं। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास चेहरों की जरूर कमी साफ तौर पर दिखी। एक चेहरा पीसीसी चीफ कमलनाथ का, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का, और मुझे लगता है कि वो चेहरा वो इफेक्ट नहीं डाल पाया जनता के बीच में। और यही कारण है अविनाश जी की जो स्थिति कांग्रेस की अब दिख रही है, 6 से 7 सीटों पर कांग्रेस सिमटती हुई दिख रही है। हालांकि अभी कई राउंड की जो मतगणना है वो बाकी है, लेकिन बीजेपी निश्चित तौर पर बड़ी बढ़त के साथ सामने आई। राजेश जी एक बात और भी यहाँ कहना जरूरी है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार के दौरान भी, उसके पहले भी जिस तरह से बातें होती रही कि कमलनाथ जो हैं वो ही पार्टी के नाथ हैं, जो कुछ हैं कमलनाथ है, नेता प्रतिपक्ष हैं तो वो हैं, पीसीसी चीफ हैं तो वो हैं, सरकार जब कांग्रेस की आई तो चीफ मिनिस्टर बने तो कमलनाथ हैं, तमाम पद उनके ही हाथ में थे। किस्म से देखा जाए तो पूरी मध्य प्रदेश कांग्रेस की बागडोर कमलनाथ जी के हाथ में ही थी। और जिस तरह से उन्होंने सेकंड लाइन के हैं या और जो नेता थे, बड़े नेता थे, उनको भी यदि प्रोजेक्ट किया जाता, वो सब लोगों को साथ लेके चलते। और गुटबाजी यदि जो है हमेशा जो लांछन लगता है। अविनाश जी यहाँ रोकना चाहूंगा, दिग्विजय सिंह का कुछ कहना चाहना, पहले सुनाते हैं दर्शक। चल मैंने आपसे कहा था कि चुनाव लोकतंत्र और नोटतंत्र के बीच में है, जनता और प्रशासन के बीच में है। नोटतंत्र जीत गया, लोकतंत्र हार गया। आखिर कहीं ना कहीं कुछ सोचेंगे। कमलनाथ जी से उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे कि कल हम लोगों की विधायक दल की मीटिंग में और जितने भी हमारे कांग्रेस के विधायक के रूप में लड़ रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे, उन सबको बुलाया गया, समीक्षा की जाएगी। और कमलनाथ जी अभी स्टेटमेंट तो देंगे आपको। जनता नहीं बिकती, खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन मैं नहीं कहता कि जनता बिकी। प्रशासन ने जिस प्रकार से काम किया वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया। राजेश जी आप भी देख रहे हैं कि अभी 2 दिन पहले ही
पूरी 28 सीटें जीतने का दम भर रहे थे दिग्विजय सिंह। अब हार होती दिखाई दे रही है तो नोट तंत्र और लोकतंत्र की बातें कर रहे हैं। पहले भी कमलनाथ जी ने भी बोला था कि कर्मचारी और अधिकारियों पर कई तरह की बातें उन्होंने कही थी कि देख लूंगा, और तमाम तरह की बातें थी। और अब जो दिग्विजय सिंह जी जो कह रहे हैं कि अधिकारियों और कर्मचारियों ने, यानी प्रशासन में जो लोग बैठे हैं अधिकारी, उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम किया, तो ये बात जो है अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात होती है। और ऐसा लग रहा है जिस तरह के दावे उन्होंने किए थे पहले, और यदि ये मेहनत कर जाते, या जिस तरह से सरकार 15 साल बाद बनाई, अब क्या हो गया, अब वो जादू क्यों नहीं चल पाया? वही कांग्रेस जहां से जीती थी वहीं से हारती दिखाई दे रही है, ऐसा क्यों? बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से दिग्विजय सिंह कह रहे थे अविनाश जी, और अब इसके सिवा उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इसी तरह की दलीलें अब सामने आएंगी कांग्रेस की तरफ से, चाहे ईवीएम की बात कर ले कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई, या फिर जिस तरह से सरकारी पूरी मशीनरी है उसका प्रयोग किया गया। इसके सिवा अब कुछ बयान आने वाले नहीं। हालांकि कुछ देर बाद जिस तरह से कह रहे थे दिग्विजय सिंह कि पीसीसी चीफ कमलनाथ भी सामने आएंगे, वो अपने बयान देंगे। चेहरों को लेकर जिस तरह से अविनाश जी में बात कर रहा था, निश्चित तौर पर कांग्रेस में कहीं ना कहीं इसकी कमी रही है। एक चेहरा वो सिर्फ पीसीसी चीफ कमलनाथ का था। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश में चेहरे नहीं है, तमाम सारे चेहरे हैं, और ऐसे चेहरे हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में सेक्टर वाइज अपना असर डालते हैं। हम चाहे अजय सिंह राहुल की बात कर लें, या फिर हम अरुण यादव की बात कर लें, या फिर दिग्विजय सिंह की भी बात करें। दिग्विजय सिंह सरकार जब बनी 2018 में, तो दिग्विजय सिंह सबसे आगे दिखे। लेकिन इस चुनाव में कैंपेनिंग की हम बात करें, दिग्विजय सिंह आए लेकिन बहुत देर कर दी उन्होंने आने में, और एक जो जिम्मेदारी देना चाहिए थी, तमाम चेहरे, राकेश सिंह चतुर्वेदी एक बड़ा चेहरा उसके रहे हैं भिंड के, लेकिन उनको भी आगे नहीं किया गया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं, कांग्रेस की स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं ये फेल हुई है, और मुझे लगता है कि बीजेपी ने इस चुनाव को आम चुनाव की तरह लड़ा, उपचुनाव की तरह नहीं लड़ा। और राजेश जी, ये कहा जा सकता है साफ तौर पे कि ग्राउंड जीरो पर जो काम होना थे, जमीन पे जो काम होना थे, वो ना करके बयानबाजी और जुमलेबाजियों में ज्यादा वक्त जाया किया गया। क्यों कमर, क्या कहेंगे? बिल्कुल राजेश जी, ये जिस तरह से माहौल बनता दिखाई दिया था, और जुमलेबाजी बयानबाजी के बाद जो विकास के जो मुद्दों की बात लगातार कही जा रही थी, कहीं ना कहीं नदारद होती दिखाई दी। लेकिन आप भी तकरीबन 28 सीटों पर जो है मौका मुआयना करने गए थे, वहां की तफ्तीश की, और जिस तरह से आकलन किया था, और न्यूज वाले ने इसको लेकर भी जो पूर्व अनुमान लगाया था, तकरीबन वो बात सही होती दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता के विश्वास की बात जो कमलनाथ बार बार कहते नजर आ रहे थे कि हमें जनता पर पूरा विश्वास है, कांग्रेस पर एक बार फिर भरोसा जताएगी, क्योंकि गद्दारों को जो है सबक सिखाने वाली है जनता। लेकिन इस तरह की परिस्थिति फिलहाल इन नतीजों के हिसाब से बनती दिखाई नहीं दे रही। और जब आप सर्वे करने राज आप वहां पर गए थे, तो क्या कुछ स्थितियां नजर आ रही थी? क्योंकि उन्हीं आकलन के हिसाब से हमने जो अपना पूर्व अनुमान लगाया था, कहीं ना कहीं सटीक हो रहा है। हमारी बात तो यही है कि अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस ये कहती है कि जनता सबक सिखाएगी। कांग्रेस को क्या करना है, कांग्रेस को क्या रणनीति बनाना है, कांग्रेस को क्या जनता को भरोसा दिलाना है, इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस विफल रही है, और यही कारण है कि यह स्थिति रही है। जिस तरह से आपने कहा कि अधिकांश सीटों पर जाने का मौका मुझे भी मिला, और जिस तरह की मैंने तस्वीर देखी है, जिस तरह से हमने फैक्टर वहां पर देखे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका एडवांटेज इस बात को लेकर मिला है कि 15 महीनों की अगर हम बात करें, तो 15 महीने में कांग्रेस के पास में सिर्फ किसानों की कर्ज माफी का एक बड़ा मुद्दा जो 2018 चुनाव में भी रहा है, इसमें भी उन्होंने कहा है कि हमने किसानों की कर्ज माफी की। लेकिन अधिकांश जगह पर जिस तरह से पहुंचे, तो कई किसान ऐसे भी मिले कि उन्होंने कहा कि हमें किसानों की कर्ज माफी का फायदा नहीं मिला। तो इसका कारण यह भी है कि 2018 में किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे को कांग्रेस को फायदा मिलता है, लेकिन इसी चुनाव में कहीं ना कहीं उसको नुकसान हो जाता है। और मुझे लगता है कि जो रणनीति, जो स्ट्रेटेजी कांग्रेस को बनाना चाहिए थी, जिन चेहरों का इस्तेमाल उसको करना चाहिए था, वो उसने नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ पीसीसी चीफ कमलनाथ ही मैदान में डटे रहे, और यही कारण है कि ये स्थिति है। और अब निश्चित तौर पर अविनाश जी, कांग्रेस को सोचना होगा, नए सिरे से सोचना होगा कि आखिर अब कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपने आप को कहां पाती है। एक बात तो ये तय है राजेश जी कि जिस तरह से 15 सालों के बाद कहीं ना कहीं ये जो बात हमेशा से कहती आ रही है कांग्रेस, इस बार भी उन्होंने कहा कि जनता जो है सबक सिखाएगी, या जनता ही जो है वो फैसला करेगी। फैसला किया था जनता ने, 2018 में जनता ने ही फैसला किया था, जिसकी वजह से आप गद्दी पर विराजमान हुए थे मध्य प्रदेश की सत्ता में। लेकिन जो गुटबाजी, जो जिस तरह का बिखराव का कांग्रेस में होता रहा है, दिखता रहा है, उसको लेकर के टीका टिप्पणियां भी होती रही हैं, लेख लेके जाते रहे, उससे कभी भी ये उबर नहीं पाई कांग्रेस। और वही वजह रही कि जब उपचुनाव हुए, तो यहां जैसे ही सत्ता से
बाहर हुए, कांग्रेस बाहर हुई, बीजेपी सत्ता में आई, फिर वही गुटबाजी, फिर वही तमाम चीजें। जब सरकार में थे तब भी इनके मंत्री और विधायक, तो आखिर 2018 के चुनाव की बात करें, अंतर तो कलह से कांग्रेस, अगर कांग्रेस 2018 के चुनाव के पहले तक यही बात आती थी कि कांग्रेस में बिखराव है, गुटों में, कबीलों में बटी है, लेकिन जब 2018 का चुनाव लड़ा गया, कहीं ना कहीं उस चुनाव में चाहे दिग्विजय सिंह हो, उनकी भूमिका तय की गई, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, उनकी भूमिका तय की गई, कमलनाथ की भूमिका की गई, और उसमें ये लगा कि नहीं, कांग्रेस एकजुट है, उसका फायदा निश्चित तौर पर कांग्रेस को मिला। इसका पूरा क्रेडिट राजी देखा जाए तो कमलनाथ के मैनेजमेंट को दिया गया, क्योंकि उस वक्त ही उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, और ये कहा गया जिस तरह से उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया था और एक अलग माहौल बनाने की कोशिश की, तो उसका नतीजा कहीं ना कहीं 2018 में निकलकर भी सामने आया था। चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लगातार जो है अपडेट्स अपने दर्शकों को देते रहेंगे, लेकिन हरदीप सिंह जीत दर्ज कर चुके हैं और हमारे संवाददाता ने उनसे बात की, क्या कहना ये भी सुन लेते हैं। के रिजल्ट पूरी तरीके से आ चुके हैं। सुहासरा विधानसभा सबसे हॉट सीट माने जाने वाली विधानसभा की जो सीट थी, वहां से भाजपा के प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग थे, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर सबसे पहले भाजपा में ज्वाइन करी थी। आज वो उनको एक प्रचंड जीत विधानसभा से आज मिली है। बात करते हैं भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग से कि क्या इस जीत को देखते हैं, किस जीत को श्रेय देते हैं। वीर जी, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, एक बड़ी जीत। पहले आप उज्जैन संभाग में एक थे, संसदीय क्षेत्र में एक, इस बार आपकी एक बड़ी जीत, किसे श्रेय देंगे? मैं पहले तो धन्यवाद दूंगा पूरे संगठन को, जो पूरा बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़े, और कार्यकर्ताओं की जिनकी मेहनत, वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद, और जनता को जिन्होंने पूरा भरोसा कर इतनी बड़ी जीत यहाँ पर दर्ज कराई है। और रही बात आप सबके सहयोग की, तो उसके लिए भी धन्यवाद। इतनी बड़ी जीत के बाद आपने पहले भी आप क्षेत्र में काफी आप प्रयासरत रहे हैं, अब चूंकि आप दोबारा चुनाव जीत के, पहले आप कैबिनेट मंत्री थे, अब वापिस चुनाव जीत गए, क्या प्राथमिकता क्षेत्र के लिए रहेगी? क्षेत्र में अच्छे विकास के काम हो, और जो जवाबदारी शिवराज सिंह चौहान साहब ने दे रखी है उसको अच्छी तरह निभाते हुए क्षेत्र और प्रदेश का कैसे विकास हो, इस पे। कांग्रेस पार्टी का एक स्लोगन था, गद्दार वर्सेस वफादार, चूंकि आज साबित भी हो गया, क्या कहेंगे इसे? ये पब्लिक ने करारा जवाब कांग्रेस को दिया है, क्योंकि झूठ जो लगातार बोल रहे थे, ना तो उनका कोई मास्टर प्लान था, ना कोई उनका कोई और विकास की बात थी, खाली एक शब्द पे चुनाव लड़ना चाहते थे। जनता ने बहुत बेहतरीन जवाब उनको दिया है, करारा जवाब दिया है, इससे बढ़िया जवाब हो नहीं सकता। आपका एक मशहूर शेर जो कि आप हमेशा कहीं पे बोलते रहते हैं, कई धार्मिक कार्यक्रम में बोलते हैं, आज हमारी जनता हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से आपसे जानना चाहती है, क्या है वो चीज जो आप पत्थरों पे नाम लिखने वाली बात? अच्छा, बिल्कुल। रेत पर हम नाम नहीं लिखते, क्योंकि रेत पर नाम नहीं टिकते। लोग हमें पत्थर दिल समझ बैठे, उन्हें क्या पता कि पत्थर पे लिखे नाम कभी नहीं मिटते। तो पत्थर पे नाम लिखे कभी नहीं मिट सकते। ये वो क्षेत्र के विधायक हरदीप सिंह जी डंग, जो इस बार इतनी बड़ी जीत, प्रचंड जीत के साथ में यहाँ पर विजय हुए हैं, तो निश्चित ही उनकी जो लोकप्रियता थी और जिस तरीके से वो पब्लिक के बीच में जाते थे, जिस तरीके से वो किसानों की मांग को उठाते थे, इस बार भी उन्होंने किसानों की मांग के चलते उन्होंने पार्टी, कांग्रेस पार्टी से छोड़ी और भाजपा में गए थे, तो निश्चित ही उन्हें आज जो इतनी बड़ी जीत जो मिली है, वो कहीं न कहीं सुहासरा विधानसभा में एक ऐतिहासिक जीत जो है वो आज तक रिकॉर्ड में आज दर्ज हुई है, तो निश्चित ही एक बहुत बड़ी जीत कहलाई जाएगी। कमलेश मोदी, न्यूज वर्ल्ड, मंदसौर। इस तरह का खुशी का इजहार करते हुए हरदीप सिंह डंग यहाँ पर नजर आ रहा है, और जिस तरह से शेर के जरिए उन्होंने बात कही है, तो यही पूरा माहौल चुनावी समीकरण और चुनावी बिसात के बीच भी देखने को मिला कि क्या चीज टिकती है और क्या चीज नहीं टिकती। पत्थरों पे हम नाम लिखते हैं, रेत पर नहीं, कुछ इस तरह की बात कहते नजर आए। तो क्या लगता है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, जो कि एक बड़ा चेहरा बनकर लगातार बने हुए हैं और प्रदेश के मामा भी उनको यहाँ की जनता कहती नजर आती है, तो क्या यही वजह मानी जाए कि मामा का प्यार, दुलार और जिस तरह से जनता पर बिखेरते हुए लगातार दिखाई देते हैं, तो वो विश्वास अटूट यहां पर बनकर नजर आया, न कि कांग्रेस की तरफ जनता का? देखिए, सबसे पहले तो हरदीप सिंह डंग जिस तरह से निश्चित तौर पर शेर बन के उभरे हैं, क्योंकि अगर से अविनाश जी सुहासरा सीट की बात करें, जो प्रोडक्शन पहले था, ये सबसे कमजोर सीट मानी जा रही थी, और ये कहा जा रहा था कि ये सुहासरा सीट है, हरदीप सिंह डंग की जो सीट है उसमें उनको कमजोर प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने लीड ली है, जिस तरह से वो जीते हैं 29,000 वोटों से, काबिल तारीफ है, और यही कारण है कि वो काफी उत्साहित है और पत्थरों में नाम लिखने की बात कर रही है जो कभी नहीं मिटते। लेकिन
कुल मिलाकर अगर देखा जाए जिस तरह से आपने जिक्र शिवराज सिंह चौहान का किया, निश्चित तौर पर एक उनकी ब्रांड वैल्यू मध्य प्रदेश में बन चुकी है। यही कारण है कि 15 साल बीजेपी का शासन रहने के बाद 2018 चुनाव में भी बीजेपी थोड़े ही पीछे रही थी, कोई ज्यादा अंतर नहीं था, 109 सीटें लेकर आई थी। उसमें कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान का जादू सिर चढ़कर बोला था। लेकिन इसके इतर अगर हम बात करें, चेहरे के इतर भी बात करें, तो एक बीजेपी का जो कैडर है, जो संगठन है, कहीं ना कहीं वो भी लगातार काम करता है। एक स्ट्रेटेजी सरकार के स्तर पर होती है जिसको निभाते हैं शिवराज सिंह चौहान, और दूसरी स्ट्रेटेजी संगठन की होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो चेहरा शिवराज का है, दूसरा जो संगठन है, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो तड़का लगा है इस चुनाव में, कहीं ना कहीं उसी का ये फल है, प्रतिफल है कि आप देखिए 21 सीटें। और एक बात और भी ऐसा लगता है राजेश जी, आप शायद इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि ये वो कैंडिडेट हैं जो पहले कांग्रेस की तरफ से जीत के आए थे, तो जनता का आशीर्वाद जो है उन्हें पहले भी मिला था, और अब चूंकि पार्टी बदल के बीजेपी के तरफ से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन उनकी भी अपनी एक वैल्यू, या उनको भी जो उनका अपना कहना चाहिए जनता में जो पैठ उनकी जो थी उस क्षेत्र की जनता में, वो भी काम कर गई। लेकिन हाँ जी, इससे यही लगता है कि जनता को पार्टी से मतलब नहीं, कैंडिडेट पे भरोसा जता रहे हैं। एक बात इसमें जोड़ना चाहूंगा, हरदीप सिंह डंग के मामले को लेकर जिस तरह से अविनाश जी ने जिक्र किया है कि जब कांग्रेस से वो जीते थे 2018 का विधानसभा चुनाव, तो उनका जो जीत का आंकड़ा था तकरीबन 1000 से कम था, 600-650 के आसपास हरदीप सिंह डंग जीते थे। लेकिन आप देखिए इस बार का वो चुनाव जीतते हैं तो तकरीबन 29,000 वोटों से वो चुनाव जीतते हैं। तो इसका फायदा कहीं ना कहीं, चाहे हरदीप सिंह डंग की एक व्यक्तिगत छवि उस क्षेत्र में रही हो, या फिर बीजेपी का तड़का जो उसमें लगा है, या फिर जो चेहरों का तड़का लगा है, उसका फायदा हरदीप सिंह डंग बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है। और इसी तरह से आगे भी जैसे प्रभुराम चौधरी जी हैं, वो भी आगे हैं या जीत की ओर अग्रसर है। वहां भी चौधरी वर्सेस चौधरी था, और बहुत सारे ऐसे समीकरण थे 28 सीटों पे। राजेश जी आप तो खुद देख के आए कि ऐसा लग रहा था कि जो दावे किए जा रहे हैं कि 28 की 28 सीटें हम जीतेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था कि भाई सीटें जीतेंगे सभी, लेकिन पूरी तरह से एक तरफा जीत किसी की हो, वैसा कुछ लग नहीं रहा था। 50-50 वाला मामला था। कई डिबेट्स में और कई पॉलिटिकल पंडितों का भी यही कुछ कहना था। लेकिन जो रिजल्ट आ रहे हैं वो बीजेपी ने, ये समझ लीजिए कि जो दावा किया था, एक तरह से उनका दावा सच साबित हो रहा है, और बहुत कहीं ना कहीं उनकी मेहनत, संगठन का की एकजुटता, और जो पार्टी लाइन पर इन लोग चले और जिस तरह से मुद्दों को इन्होंने उठाया, मैं ये भी लगता है कि जो मुद्दे बीच में हवा में आए उनको कैरी कैसे किया जाए, उनको किस तरह से उठाया जाए, जनता तक उसको कितनी ताकत से पेश किया जाए, उसका एक बहुत बड़ा जो है फल जो है बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि उसी तरह के कई मुद्दे थे, कई तरह के ऐसे बयान थे जो कांग्रेस उठा नहीं पाई और जनता तक वो पहुंचा नहीं पाई, उसका थोड़ा सा खामियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है। अविनाश जी, और जिस तरह से चेहरों की बात हम लगातार करते दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही पार्टियों की रणनीति कितनी कारगर साबित हो रही है, इस पर भी लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जब चेहरों की बात आती है तो तारीखों का ऐलान होता है, और दोनों ही पार्टियों की तरफ से काफी गहराई से मंथन चलता है कि आखिर प्रत्याशी बनाए तो बनाए किसको, क्योंकि दोनों ही की तरफ काफी बड़ी चुनौती थी। एक तरफ शिवराज सरकार बरकरार रखनी थी शिवराज सिंह चौहान को, तो दूसरी तरफ खोई हुई सत्ता कमलनाथ को पानी थी। लेकिन ऐसे में जब चेहरों का चयन हुआ प्रत्याशी के रूप में, कांग्रेस ने क्या जल्दबाजी की, जिस तरह से नामों को जल्दबाजी में प्रेजेंट किया, क्योंकि सोच समझ के बीजेपी ने एक रणनीति बनाई, उसके बाद चेहरों को आगे किया, क्या कहना है? देखिए कमर, मुझे नहीं लगता कि अगर चेहरों के लिहाज से देखा जाए तो कि कांग्रेस ने कोई बहुत बड़ी उसमें गलती या भूल की हो, क्योंकि कांग्रेस लगातार लंबे समय से, जब ये बिल्कुल हुआ मध्य प्रदेश में मार्च में कि अब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, बीजेपी सत्ता में आई, तभी से पीसीसी चीफ कमलनाथ ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया था, और हर सीट पर उन्होंने सर्वे कराया था, और तमाम तरह के जो फैक्टर थे, जो समीकरण थे, चाहे क्षेत्रीयगत समीकरण हो या जातिगत समीकरण हो, या फिर उस क्षेत्र में किस कैंडिडेट की वैल्यू क्या है उस क्षेत्र में, ये तमाम फैक्टरों पर वहां पर काम किया था। और इसमें भी पीछे नहीं कांग्रेस हटी कि चाहे हम अगर सुर्खी की सीट की बात कर लें तो पारुल साहू जिस तरह से नाराज रही, उस पर, उस नब्ज पर भी कांग्रेस ने हाथ रखा और पारुल साहू को अपने खेमे में ले आए और गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ
लड़ा दिया। ऐसे कई सीटें हैं, हमने ग्वालियर की भी एक सीट है जहां पर वहां पर है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश इसको लेकर कही, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी की कमी निश्चित तौर पर कांग्रेस में दिखी है, चेहरों की कमी जरूर दिखी है। और मुझे लगता है कि शायद इसका भी एक ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा एक चेहरा जो उनके पास में था और युवाओं में काफी अपील करता था वो चेहरा, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद, चूंकि अब बात हम इसलिए ऐसी कर रहे हैं क्योंकि उसके पहले तो तमाम तरह के आरोप लगे, गद्दार के आरोप लगे या फिर खरीद फरोख्त के आरोप कैंडिडेट पर लगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे की जो वैल्यू है कहीं ना कहीं खासतौर पर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में उसने भी अपील किया है और यही कारण है कि बेहतर। पर राजेश जी एक बात और भी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो अकेले नहीं आए, जब वो आए तो उनके साथ समर्थकों का हुजूम भी आया, कार्यकर्ताओं का हुजूम भी बीजेपी में शामिल हुआ। बहुत सारी चीजें हैं जो काम कर गई और बीजेपी के पक्ष में गई हैं। कमर बिल्कुल। और राजेश जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र जब जब हो रहा है, शिवराज सिंह चौहान की बात जब जब निकलकर सामने आती है, क्योंकि जब एक दल से बदलकर दूसरे दल में सिंधिया गए थे अपनी पूरी टीम को लेकर, तो यही सवाल लगातार बनते रहे कि आखिर बीजेपी में एडजस्ट कैसे होंगे, क्योंकि वहां पर भी उम्मीद लगाए कई लोग बैठे हुए थे कि हमें टिकट मिलेगा। लेकिन इस सामंजस्य की स्थिति में बीजेपी ने एक संगठन के तौर पर जिस तरह से विचार विमर्श किया और जो स्थिति बनकर निकलकर सामने आई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों को भी टिकट दिया और मैदान में उतारा, लेकिन उसका रिजल्ट जिस तरह से निकलकर सामने आया, इसको किस तरह देखा जाए? देखिए कमर, काफी अहम सवाल आपका ये है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया आए या ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक विधायक या मंत्री आए या फिर जो उनके समर्थक आए वो एडजस्ट कैसे होंगे। उसकी वजह यही है कि बीजेपी को भी जरूरत थी, क्योंकि जिस तरह से तमाम तरह के हमले बीजेपी नेताओं पर हो रहे थे, कल अरविंद भदौरिया से जिस तरह से मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि किस तरह से 15 महीने के शासन में, चाहे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात करें या संजय पाठक की बात करें या फिर अरविंद भदौरिया की हम स्वयं की बात करें, तब उन्होंने ये जिक्र किया था कि किस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया। तो कहीं ना कहीं उस समय बीजेपी जिस तरह से सोच रही थी और कहीं ना कहीं 15 महीने में बीजेपी को ये लगने लगा था कि कांग्रेस लंबे वक्त तक कहीं टिक गई तो बीजेपी को डैमेज ना कर जाए, जिस तरह से खबरें आई थी। और मुझे लगता है कि बीजेपी को उस चीज की बहुत आवश्यकता थी। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ मिला और यही कारण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस तरह बीजेपी ने समाहित कर लिया, क्योंकि दरकार बीजेपी को थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी थी, उनके मंत्रियों विधायकों को भी थी। और यही कारण है कि उस समय जो स्थितियां परिस्थितियां बनी उसी में ये घुल मिल गए। और अब ये जो रिजल्ट है निश्चित तौर पर अब उनकी प्रगाढ़ता को और मजबूत करेंगे, उनकी दोस्ती को और मजबूत करेंगे। रीति नीति जो बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसमें घुलेंगे। और यह भी बात एक अविनाश जी इसमें अहम है कि मुझे अब लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिस तरह से कहा जा रहा था कि अगर सीटें कम आती है ग्वालियर चंबल क्षेत्र में तो शायद उनको वो वेटेज ना मिले, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एक बड़ा चेहरा के रूप में इस चुनाव में उभरे। बिल्कुल, सीटों को लेकर आपने जब अविनाश जी बात की तो ये बात लगातार चल रही थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो दोष एक दूसरे के ऊपर ही माना जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया कहेंगे कि बीजेपी की वजह से हारे और बीजेपी कहेगी सिंधिया के चेहरे की वजह से हारे। तो कहीं ना कहीं ये बात अब सच साबित हो गई थी, चेहरा किसी का भी रहा हो, लेकिन जनता ने जो विश्वास जताया, विकास को तरजीह दिया और जनता को यही लग रहा था अविनाश जी कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में रहेगी क्योंकि विकास पुरजोर तरीके से यहाँ पर होगा, विकास का पहिया लगातार चलता रहेगा। वो भी तब जब कमलनाथ सरकार में सरकार खजाना खाली होने की बात लगातार होती रही, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जैसी सत्ता में आए कई योजनाएं उन्होंने फिर से चालू की। ये योजनाएं तो उनकी देखिए कमर शुरू से ही चल रही थी, 15 साल सत्ता में वो रहे लगातार। वो जिस तरह से एक रिदम बन जाता है किसी भी चीज़ का, कि सरकार जब चलाता है, कोई पार्टी सरकार चलाती है, लगातार वो कई बार लगातार जीतती रहे तो एक रिदम बन जाता, तो वो रिदम बना हुआ था। वो ब्रेक हुआ, कांग्रेस आई, तो अब जब दोबारा सत्ता हासिल हुई बीजेपी को, वो एक अलग बात है कि किस तरह से हासिल हुई, इन्होंने तोड़ा या खुद ब खुद कांग्रेस के जो नेता हैं वो बीजेपी में आए, वो एक अलग बात है। लेकिन फिर वही रिदम उन्होंने बनाने की कोशिश की। और एक बात, विकास की जो बात आप कह रहे हैं तो बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि 15 महीने के शासन में कांग्रेस ने अपनी जमावट में ही पूरे 15 महीने निकाल दिए। उसके बाद का जो वक्त मिला बीजेपी को तो उसने पूरे चुनाव की रणनीति बनाने में निकाल दिए। जहां तक है अब पुरानी ही योजनाएं थी, संबल योजना कह लें या दूसरी योजनाएं कह लें, वो पुरानी योजनाएं थी, वो लागू करने में उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अब चुनौती असल कमर ये है कि यदि जो बंपर जीत होती दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी की इस बाय इलेक्शन में, यदि वैसी जीत वो हासिल करते हैं, क्योंकि अभी परिणाम पूरी तरह से आए नहीं है, कब करवट बदल जाए कोई आंकड़े। लेकिन हाँ, एक बात मैं खत्म कर रहा हूं राजेश जी, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अब बहुत जरूरी है कि अब तमाम चीजों से, राजनीति से इतर मध्य प्रदेश में जो विकास है उसकी तरफ अब जो भी सरकार
खासतौर से बीजेपी ही सरकार में बनी रहने वाली है, तो उसको ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि सियासत अब बहुत देख ली, काफी समय से देख ली मध्य प्रदेश की जनता ने। अब वो विकास चाहती है और जनहित से जुड़े मुद्दों पर किस तरह से खरा उतरते हैं ये अपने वादों पर, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, एक छोटी सी लाइन इसमें जोड़ूंगा अविनाश जी, जिस तरह से आपने जिक्र किया है, कमर ने भी जिक्र किया है विकास का, लेकिन मुझे लगता है कि विकास के साथ सबसे ज्यादा जो भरोसा जनता ने किया है वो स्थायित्व को लेकर भरोसा किया है, क्योंकि 15 साल बाद सत्ता कांग्रेस को सौंपती है जनता और 15 महीने में गिर जाती है। लेकिन जिस तरह से तमाम योजनाओं की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, उसमें जनता ने जो अपील की है वो ये की है कि यही पार्टी है कि इसको अगर स्थायित्व रहेगा तो ये चीजें जो विकास की एजेंडा है उसको ये पार्टी आगे बढ़ाएगी। मुझे लगता है कि एक स्थायित्व भी बड़ा एक मुद्दा रहा है और उसको जनता ने अपील किया। बिल्कुल राज, यहाँ पर चर्चा को मैं रोकना चाहूंगा और मध्य प्रदेश की इन 28 विधानसभा सीटों में से एक सबसे ज्यादा जो हॉट सीट थी वो थी सांवेर विधानसभा सीट। यहाँ से तुलसी सिलावट जो है बीजेपी के प्रत्याशी बनकर मैदान में थे। हमारे संवाददाता से उन्होंने बात की, क्या कुछ कहा ये भी सुनते हैं। सांवेर से भारतीय जीत की ओर बढ़ रही, इस वक्त हमारे साथ तुलसी सिलावट मौजूद। सिलावट जी से क्या की फैक्टर रहे जिसमें आज इतनी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है? ये सत्ता और संगठन का समन्वय, भाजपा का संगठन और जो मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री हैं, सत्ता का नेतृत्व, ये उसकी जीत है। भाजपा के एक छोटे से सारे योद्धाओं की जीत है और मध्य प्रदेश की जो एक शिव और ज्योति की एक नया विश्वास लेकर उतरे हैं, ये उसकी जीत है। टिकाऊ बिकाऊ एक बड़ा मुद्दा रहा पूरे चुनावी कैंपेन में मिल कि मध्य प्रदेश की जनता ने जो ज्योतिराज सिंधिया जी के नेतृत्व में हम लोगों ने निर्णय किया था, जो पिछली सरकार जो गिराई थी वो निर्णय हमारा सही था। मध्य प्रदेश जनता ने वो हमको दे दिया प्रमाण पत्र, हमको इनके प्रमाण की आवश्यकता है, कांग्रेस की थोड़ी। तो एक आंकलन लगाया जा रहा था कि जीत का अंतर काफी कम रहेगा, लेकिन जो बढ़त मिल रही है उसे किस तरह से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जीत है, मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिव और ज्योति की जीत है, कैलाश जी की जीत है और सांवेर के एक एक मतदाता के विश्वास की जीत है, उनके प्रेम की जीत है, उनके स्नेह की जीत है, ये ताई के विश्वास की जीत है। अधिकतर सीटों पर बात की जाए तो बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं, क्या सिंधिया जी के साथ जो डिसीजन लिया था वो कितना सार्थक नजर आया? मैंने बोला ना, जो हमने निर्णय लिया था सिंधिया जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश की जनता ने उसको मोहर लगा दी, हमने सही निर्णय लिया था। तो ये थे हमारे साथ सांवेर से बीजेपी के प्रत्याशी तुलसी सिलावट, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उन्होंने जो डिसीजन लिया था वो कहीं ना कहीं आज जो है सार्थक साबित हो रहा है। कैमरा पर्सन अंकित शाह के साथ मैं अशरफ मंसूरी, न्यूज़ वर्ल्ड इंदौर। प्रदेश की जनता को कोटिशः बधाई, आभार। मेरी सहानुभूति उन लोगों के साथ है जो कमलनाथ जी को आज मुख्यमंत्री बना रहे थे। मेरी सहानुभूति उनके साथ भी है जो 10 तारीख के बाद 11 तारीख की कहते थे, अधिकारियों को धमकाते थे। मेरी सहानुभूति उनके पास भी है जो कल तक आप लोगों के बीच बैठकर 22 से 25 सीटें जिता रहे थे। मैं दिग्विजय सिंह जी का ये ट्वीट पढ़ रहा था। मंगलवार को हुआ मतदान, मतगणना भी मंगलवार को, फिर नीचे चौपाई लिखी है, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हम उनके साथ इस जयकारे में शामिल हैं और एक चौपाई बोलते हैं कि कथा विसर्जित होत है सुनो वीर हनुमान, अब जो जन जहां से आए हैं वहीं करें प्रस्थान। उनका ट्वीट है, मेरा अपना कुछ नहीं है। एक थे जो कहते थे नर्मदे हर, पूरी कांग्रेस भेज दी घर। मित्रों, जनता कभी झूठ को पसंद नहीं करती। छल छद्म की राजनीति कमलनाथ जी ने की। पहले 2 लाख का धोखा नौजवान को, बेरोजगारी भत्ता। काट की आड़ी एक ही बार चढ़ती है। जिस दिन मतदान हुआ था इस दिन इन्होंने कहा था दिग्विजय सिंह जी ने कि ईवीएम, और मैंने उसी दिन कह दिया था कि इसका मतलब हम जीत रहे हैं प्रचंड बहुमत से। ये उनका ट्वीट है ईवीएम का।
एक ट्वीट कमलनाथ जी का भी दिखाना चाहता हूं मैं, जो वो सच बोले हैं वो बताना चाहता हूं। कमलनाथ जी सच भी बोलते हैं, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ झूठ ही बोलते हैं। 10 नवंबर को जनता की सरकार बनना तय है, ये सच बोला उन्होंने। लोकतंत्र व संविधान के हत्यारों को जवाब मिलना तय है। तो लोकतंत्र और संविधान के हत्यारों को जवाब मिलना तय, ये भी सच बोला उन्होंने। आगे इसमें उन्हीं का ट्वीट है। आगे उन्होंने लिखा, यह चुनाव निश्चित ही प्रदेश की दशा दिशा तय करेगा, यह भी सच बोला। इसका परिणाम देश भर में एक संदेश के रूप में होगा, यह भी सच बोला। और सच्चाई की हर हाल में जीत होगी, यह भी सच बोला। इस ट्वीट के लिए जो कमलनाथ जी के ऑफिस से हुआ है, जिसने भी किया हो उसे शायद मालूम नहीं था ये, और इस ट्वीट के लिए उनका धन्यवाद। एक ट्वीट दिग्विजय सिंह जी का है, 29 अक्टूबर का है। ईमानदार और बेईमान के बीच ये चुनाव, वफादार और गद्दार के बीच, टिकाऊ और बिकाऊ के बीच, लोकतंत्र बचाओ, गद्दारों को हराओ। हरा दिया बोलते हैं, वो आपके सामने रखना चाहते हैं। 28 तारीख को माननीय कमलनाथ जी जो है, उन्होंने लिखा है कि 28 तारीख को उपचुनाव के परिणाम आने वाले, परिणाम सामने आने वाले। यह चुनाव जनता का चुनाव था, जनता ने खुद से लड़ा और जीत भी जनता की होगी। सच की जीत होगी, इसका हम सभी को पूर्ण विश्वास है। ये जनता का चुनाव, जनता ने खुद लड़ा, इसमें भारतीय। तो अविनाश जी, सुना आपने गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को किस तरह से बात कहते नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह की मुस्कान उनके चेहरे पर दिख रही है और उसके बीच कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं, सारे सवालों के जवाब निकलकर सामने आ रहा है। और पुराने जो कमलनाथ के ट्वीट थे उनकी कॉपी रखते हुए उन्होंने कहा है कि कमलनाथ ने जरूरी नहीं है कि हर बात को लेकर झूठ बोला, कुछ बातें सच भी बोली है। जैसे लोकतंत्र की हत्या को लेकर जनता फैसला करेगी, मध्य प्रदेश के ये चुनाव जो है दशा और दिशा प्रदेश के लिए तय करेंगे, इन बातों को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी जिस तरह से अविनाश जी लगातार अभी भी एक अलग अंदाज में जो है नेताओं की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं और मतगणना लगातार जारी है। और इस बीच जिस तरह से नतीजे निकलकर सामने आए, मैं अपने दर्शकों को इस बार पूरे इसको लेकर आंकड़े बता दूं कि कहां पर किसकी जीत हुई है। और आप चर्चा में जुड़े हमारे साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी। तो नेपा नगर के पहले बात करेंगे अशोकनगर की। कांग्रेस प्रत्याशी ने हार मान ली है, 17वें राउंड में ही मतगणना छोड़ दी, मतगणना छोड़ी गई और कांग्रेस प्रत्याशी आशा दोहरे ने स्वीकार कर ली है अपनी हार। और यहां पर उन्होंने कहा है कि यह मेरा पहला चुनाव, कुछ कमियां रह गई हैं। इस तरह की खबर है, आपको बता दें अशोकनगर से, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी ने मतगणना पूरी होने से पहले ही हार मान ली है। 17वें राउंड की मतगणना चल रही थी, इस बीच जो है इस मतगणना को छोड़ा और कांग्रेस प्रत्याशी आशा दोहरे ने स्वीकार कर लिया है हार को। और उन्होंने हार स्वीकार करते हुए कहा है, यह मेरा पहला चुनाव है, कुछ कमियां रह गई हैं। तो कांग्रेस प्रत्याशी ने हार स्वीकार कर ली है। 17वें राउंड की काउंटिंग चल रही थी, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने हार मानकर ये कह दिया कि मेरा पहला चुनाव है और जो है कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से देखा जाए, सुबह से पल पल की खबर लगातार हम आपके सामने रखते जा रहा है। क्या कुछ रुझान निकलकर सामने आ रहा है, क्या कुछ आंकड़ों को लेकर यहां पर स्थिति बनती दिखाई दे रही है। और जो फिलहाल अब तक के आंकड़े निकलकर सामने, उनको देखकर यही कहा जा सकता है कि तकरीबन स्थिति पूरी तरह से साफ हो गई है। जो तस्वीर धुंधली थी सुबह के वक्त, वो अब हद से ज्यादा साफ हो चुकी है। 20 सीटों पर जो है बीजेपी बढ़त बनाई हुई है, 7 सीटों पर कांग्रेस आगे चलती दिखाई दे रही है। सीट का एक और सीट का जो है वो आंकड़ा देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी इस पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। फिलहाल क्या कुछ नतीजे आखिर तक निकलकर सामने आएंगे और अब अगले रुझान क्या कुछ कहते दिखाई देंगे, इस पर भी नजर डालेंगे और आपको लगातार दिखा दे रहेंगे। लेकिन